हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था जीएस के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपके कौन से अनुच्छेद के अंदर मूल कर्तव्य आपके शामिल किए गए थे। तो ये शामिल किए गए थे आपके अनुच्छेद 50 में, 51 ए में, 52 में, 53 में। तो ये शामिल किए गए थे आपके अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, आपका जो संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के, ठीक है, अनुच्छेद 51 है, भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के शामिल करके इसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों की आपकी इसमें व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर आपका होता है 86वां संविधान संशोधन। जो 86वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत आपके मौलिक अधिकारों की संख्या 11 कर दी गई थी। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? सन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका एक मौलिक कर्तव्य इसमें बढ़ा दिया गया। तो टोटल आपके भी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, पहले आपकी 10 थी। संविधान संशोधन अधिनियम 42वां 1976 के तहत आपके भाग 4 के में अनुच्छेद 51 ए में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर होता है आपका संविधान संशोधन 86वां सन 2002 का अधिनियम। ये आपके इसमें एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, वो है आपका 6 से 14 आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। तो फाइनली आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय आपका निश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें परमादेश द्वारा आपके प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन जो है आपका सही नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। उन जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, परमादेश क्या है? आपकी एक प्रकार की रीत है जिसे न्यायालय जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत आपके मौलिक अधिकार आते हैं। कितने हैं आपके? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सी। जो आपका ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना है, ये आपका संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार आपका आता है। ठीक है, ये क्या है? आपका नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस में शामिल है? आपके अनुच्छेद 21 में, 48 ए में, 51 क में, अनुच्छेद 56 में। तो ये सम्मिलित है आपके अनुच्छेद 51 के में। 51 क में क्या है? ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 क के तहत आपका मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य आपके आते हैं। ठीक है, 51 के तहत आपके मूल कर्तव्य आते हैं। मूल कर्तव्य, ठीक है। तो आपके 51 के तहत आपके मूल कर्तव्य हो गए और ये आपका एक मूल कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपके भाग दे रखे हैं और आपका विषय दिया गया है कि ये आपका विषय है, ठीक है, और ये संविधान के आपके भाग हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सा विषय आपके किस भाग में आता है संविधान के। तो भाग सेकंड में आपका ये आपको सुमेलित नहीं है, ये देखना है कि आपका कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता किस में आती है? आपके भाग 2 में आती है, बिल्कुल ठीक है। मूल अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। मूल कर्तव्य भाग 5 में आते हैं, बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्य तो भाग 5 में नहीं आते हैं। जो आपके मूल कर्तव्य हैं ये आपके भाग 4 ए में आते हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 ए में आते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके भाग 4 में एक भाग जोड़ा गया, ए तो हो गया आपका भाग 4 ए और वहां पर आपके मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, कारण भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है। आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ए आपका सही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटिश के राजा से भिन्न है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति पद से नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है आपका वंशानुगत होता है, इसलिए आपका भारत का राष्ट्रपति आपके ब्रिटिश के राजा से भिन्न है। और भारत का राष्ट्रपति जो है आपका वो नाम मात्र का प्रमुख है, ठीक है, जबकि आपका अमेरिका का राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। भारत में आपके जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर आपका कारण आर इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 53, जो आपका अनुच्छेद 53 ए है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 53 ए के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो आपका राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष, क्योंकि जो आपकी संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद आपका 53 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण है आपका कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है आपका ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, सही स्पष्टीकरण है।
ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है आपका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है आपका ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, आपका ए भी सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। सेकंड आपका कारण है, कारण भी आपका एकदम करेक्ट है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, लेकिन जो आर है आपका ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यालय की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। जो आपका राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, और राष्ट्रपति का कार्यालय कितना होता है आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह जो आपका पुराना वाला राष्ट्रपति है वही पद पर बना रहेगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित किया जा सकता है, ये आपका इनकरेक्ट है। और जो आपका ये है संविधान के अनुच्छेद 62 ए के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि, तो ये आपका पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो ये आपका आता है अनुच्छेद 62 ए के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 62 ए के अंतर्गत ये आता है। सेकंड है आपका अनुच्छेद 56 तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, ये आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 56 के तहत क्या आता है कि जो राष्ट्रपति है अपने पद बाहर ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक आपके पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जो आपका निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव आपका स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा। तो ये किया जाना चाहिए आपके, तो आपका राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने निर्वाचक होने चाहिए आपके? 50 निर्वाचक। ठीक है, कितने निर्वाचक होने चाहिए आपके? 50 निर्वाचक द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इस ऑप्शन को ई ऑप्शन रखिए और ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इनमें से आपके कौन कौन से कथन सही है राष्ट्रपति के विषय में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो दूसरा कथन है आपका वो सही है कि उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। और क्या-क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? सबसे पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। सेकंड आपका 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी लोकसभा है
लोकसभा के लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, योग्यता रखता हो। ये सब योग्यताएं हैं आपकी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। ये सभी योग्यताएं एक निर्वाचक के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से आपका पदच्युत कर दिया जाता है? वो प्रक्रिया है आपकी महाभियोग। ठीक है, अब महाभियोग का जिक्र आपके कौन से अनुच्छेद के अंदर होता है? अनुच्छेद 53 के, अनुच्छेद 61 के, अनुच्छेद 74 के, अनुच्छेद 13 के। तो ये आता है आपके अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 क्या आपका कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड ए के परंतु के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित आपका रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आपके अनुच्छेद 61 के तहत पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो आपका किसको है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा स्पीकर को। तो ये है आपके संसद के दोनों सदनों को। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आपकी कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है? अनुच्छेद 61 के अंदर आती है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं आपके, इन सदनों में से कोई सा भी एक सदन आरोप लगाएगा। और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ठीक है, ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। एक सदन आपका राष्ट्रपति पर आपके आरोप लगाता है और दूसरा उस आरोप का अन्वेषण करता है। संसद के दोनों सदनों को आपका अधिकार होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। ठीक है, और आपका अनुच्छेद 118 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपकी कौन करेगा? तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 4 के तहत आपके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपकी कौन करेगा? तो वो करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा आपके विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 123 के तहत आपके
अनुच्छेद 123 के तहत आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में ना होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। मतलब राष्ट्रपति जो है आपका किसी भी समय अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन-किन नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपके किन-किन की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सी, केवल 1 और 3। एक आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अनुच्छेद 280(1), ठीक है, अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 29 जो आपका अनुच्छेद 239, ठीक है, अनुच्छेद 239 कै 5, ठीक है, तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 310 में। तो यहाँ पर आपके जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये कर सकता है आपके अनुच्छेद 160 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है डी। एक आपके औपचारिक और विधिक और आपका संवैधानिक और नाम मात्र, ये जो है आपके प्राधिकार हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो आपका कौन है जो आपके भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार रखता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये अधिकार है आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को आपके अधिकार है कि वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र आपका घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन थे आपके? एस राधाकृष्ण, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये थे आपके एन संजीव रेड्डी। जो एन संजीव रेड्डी थे आपके सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और उनके कार्यकाल की अवधि कितनी थी आपकी? 1977 से 1982 तक ये राष्ट्रपति थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जजिस्ट MC महाजन, जजिस्ट M हिदायतुल्लाह, जजिस्ट PN भगवती, जजिस्ट BK मुखर्जी। तो ये है आपके जजिस्ट M हिदायतुल्लाह। जो जजिस्ट M हिदायतुल्लाह थे उन्होंने 20 जुलाई 1986 से, जजिस्ट M हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से आपका 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 1969 तक आपके
के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। जो आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी वो आपके गणतंत्र भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी? तो ये थी आपकी 12वीं। ठीक है, जो आपकी प्रतिभा पाटिल थी वो आपकी 19 जुलाई सन 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और आपके 25 जुलाई सन 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में आपके शपथ ग्रहण की। ठीक है, और तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जो आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ये कौन थी? आपकी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी बनी थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा आपका, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, जो आपका केवल एक है वो ही करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आपका अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में आपका जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और आपके जो राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान आपके गुप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति के संबंध में आपके पहला और आपका चौथा कथन आपके सही है। फर्स्ट और फोर्थ ही आपके सही हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए सॉरी आपके ये सही नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और एक आपका उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसका प्रस्ताव के द्वारा आपके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के, मंत्री परिषद के। तो ये हटाया जा सकता है आपके राज्य परिषद के। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा सभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। ठीक है, और जिसे आपकी लोकसभा भी सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? जो आपका संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये आपको उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपको सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी। जो जाकिर हुसैन है वो आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर
एस डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। जो आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, ये आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। और जो आपके जाकिर हुसैन थे, ये आपके द्वितीय थे। जाकिर हुसैन आपके द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक आपके पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत। तो ये है आपका द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या नाम है आपका? द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ है। द यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ, ठीक है। द यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संघ। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दायित्वों का, प्रधानमंत्री के दायित्वों का। तो आपके किसके दायित्व उल्लेखित हैं आपके अनुच्छेद 78 में? प्रधानमंत्री के, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, 72, 74 और आपका 75। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति की विवेचना करता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 एक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अनुच्छेद आपका 75 एक के अनुसार जो आपका प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा आपका राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री को आपके नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने। अब प्रधानमंत्री का क्या कार्य है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 6 माह, ठीक है। प्रधानमंत्री जो आपका मंत्री परिषद का प्रधान होता है, वो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह आपका केंद्रीय मंत्री नहीं रह सकता, केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक, ठीक है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह आपका केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। अब आपका जो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद का आपके प्रधान होता है, ठीक है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है आपका? मंत्री परिषद का प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 3 के अनुसार, अनुच्छेद 74 3 के अनुसार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बी। तो आपके कौन से कथन सही है? 1 2 3, 3 कथन आपके सही है। जो लोकसभा है आपकी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आपके, और अनुच्छेद 75 के अनुसार ही आपके उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए?
तो आपका किस मंत्री परिषद के विरुद्ध जब आप अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं, मतलब अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50, 60। तो ये होनी चाहिए 50। ठीक है। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये थे आपके चंद्रशेखर। ठीक है। जो आपके देवगौड़ा, आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये आपके राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। देवगौड़ा, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये आपके लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये आपके राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। और जो आपके चंद्रशेखर थे, ये 10 नवंबर 1990, जो चंद्रशेखर थे आपके, ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बालिया लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो ये आपके वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो थे, मनमोहन सिंह नहीं थे। ठीक है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76(3) के अनुसार, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, उसमें संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो एक है आपका और 2, ये कथन जो है आपके ये सही है। ठीक है। जो आपके वो अटॉर्नी जनरल है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भारत के महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। तो आपके सोलिसिटर जनरल जो होता है आपका, सॉलिसिटर जनरल होते हैं कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? आपकी राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो ये की जाती है आपकी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(a) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत के, उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके सीएजी जो है, सीएजी, ठीक है, के वेतन एवं शर्तों का निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसे है? भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो ये जिम्मेदारी है आपके संसद की। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 151(1), ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कार्रवाई की जाएगी। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी आपकी संसद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जो आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 194 में नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। इनके आपके कर्तव्य और शक्तियां आपकी कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? अनुच्छेद 149 के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्रावर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री का, लोक लेखा समिति का। तो ये होते हैं आपके लोक लेखा समिति के। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जो है वो लोक लेखा समिति का मित्र और आपका सलाहकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर और आपके 1981 की जनगणना पर। तो आपकी किस पर आधारित है? ये आधारित है आपके 1971 की जनगणना पर। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, आम चुनाव सन 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के राज्य थे? तो कितने थे आपके? 525, 528, 530, 532। तो करेक्ट आंसर है आपका 530। आम चुनाव सन 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 राज्यों से, 530 जो थे आपके, ये थे आपके राज्यों से, ठीक है, और इसके साथ आपके 13 आपके संघ राज्य क्षेत्रों से थे। ठीक है। 13 आपके, तो 13 थे आपके संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों से 530 आपके राज्य से थे और 13 आपके संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र। अब वर्तमान में कितने हैं आपके? ये तो आपके सन 2009 में हुआ करते थे। वर्तमान में है आपके 524 निर्वाचन क्षेत्र तो है आपके राज्यों से। ठीक है। और आपके 19 है आपके संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और आपके गुजरात में। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है। वर्ष सन 2007 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें आपके मध्य प्रदेश में है और ये कितनी है? आपके 6 हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या
शून्य है, बिहार में आपके 0 है, उत्तर प्रदेश में 0 है और गुजरात के अंदर आपकी 4 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो उपयुक्त सभी के द्वारा आपकी लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्थगन कौन करेगा? आपका अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अध्यक्ष करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। स्थगन किसके द्वारा होता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपका स्थगन होता है, जबकि सत्रावसान, अनुच्छेद और आपका सत्रावसान और विघटन जो है आपके सत्रावसान अनुच्छेद 82(2) कै के अनुसार और आपका विघटन जो है आपका अनुच्छेद 85(2) कै के अनुसार कौन करेगा? आपका ये करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, सत्रावसान अनुच्छेद 82(2) कै और आपका विघटन ये है आपका सत्रावसान। ठीक है, और ये है आपका विघटन। ये दोनों कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। आंध्र प्रदेश को, बिहार को, महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को। तो किसे किया गया है सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश को है। उसके बाद किसको किया गया है आपके? तो ये किया गया है आपके महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपके कितनी है? 48 सीटें। ठीक है, कितनी आपकी? 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। और आपके ठीक है, महाराष्ट्र को है 48 सीटें और उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 80 सीटें हैं। सबसे कम आपकी मध्य प्रदेश को है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सबसे कम। ठीक है, सबसे कम आपकी मध्य प्रदेश को है। कितनी है? 29 है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सबसे कम है। और आपके सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। ये लिखा दिया आपको, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है। आपके फर्स्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो फिर आपके थर्ड नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन है आपके? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल को 42 सीटें हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? बिहार की है आपकी 40 सीटें। ठीक है, उसके बाद है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की है आपकी 39 सीटें। ठीक है, मध्य प्रदेश की 29। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? असम तथा मध्य प्रदेश, असम तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। तो ये है आपके, तो ये बराबर है असम की 14 सीटें और आपकी असम की 14 सीटें, असम की 14 प्लस आपकी मध्य प्रदेश की 40 सीटों के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।